ओके, तो सॉरी बीच में वीडियो बंद हो गया था। ठीक है, तो देखते हैं हम। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि इसमें जो ऑप्शन बी में जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो काफ़ी साइंटिफिक है। ठीक है, क्योंकि ये हमारा एक साइंटिफिक ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। तो साइंटिफिक ऑर्डर इन द सेंस कि कैसे टाइम टू टाइम हमारा जो शेप एंड साइज है, जैसे कि मैंने पहले बताया है ना, या जो इवोल्यूशन बेसिकली होता है उसको हम इवोल्यूशन बोलते हैं बायोलॉजिकल वर्ड में, तो उसको ये एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, तो इसका ये आंसर होगा। ठीक है, मतलब सेकंड वाला ऑप्शन होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट बोल रहा है आपको क्वेश्चन में, द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन इंग्लैंड एंड वेस्टर्न यूरोप more than 2 centuries ago was triggered by some key scientific and technological advances. What were these advances? तो देखो ये क्लास 10 में आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और इंग्लैंड वगैरह में कैसे हुआ था, है ना। तो इसमें बेसिकली क्या हुआ था, देखो ये जो क्लास 10 में डिटेल्स में पढ़ा होगा उसको अच्छा से याद होगा, बट मैं इन शॉर्ट इसको थोड़ा साइंटिफिक वे में बता रहा हूँ। ठीक है, देखो बेसिकली हुआ ये था कि जितना भी उस टाइम पे रिसेंट डिस्कवरीज और इन्वेंशंस हुआ था, उसके वजह से क्या हुआ कि जो भी वर्क फोर्स है ना, जो भी लोग एग्रीकल्चर या बाकी प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व थे, है ना, उनका जो मतलब जॉब जो है, नौकरी जो है, वो धीरे धीरे एबॉलिश होने लगा। क्यों? क्योंकि जब मॉडर्न इक्विपमेंट आ जाते हैं हमारे पास, तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि 100 आदमी मिलके जो काम को करेंगे, है ना, और हमारा जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से, है ना, कोई मशीन मान लो आ गया, तो वो मशीन उसी उसी को सेम काम को करने के लिए जिसको 100 लोग कर रहे थे, 10 आदमी भी मिलके कर सकते हैं, है ना। तो उसके वजह से क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम में, है ना, ये काफ़ी इफेक्ट हुआ वहाँ उस टाइम के जो लोग थे, उस पर काफ़ी इफेक्ट हुआ। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी उस टाइम पे आया, है ना, जैसे हमारे आंसर में बोल रहा है कि सम की एडवांसेस ड्यूरिंग द पीरियड इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंक्लूड द एप्लीकेशन ऑफ हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। मतलब हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से हमको क्या मिला, हमको कार इंजन मिला, डीजल इंजन मिला, है ना। फिर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसके वजह से हमको बहुत सारा मशीन ऐसा मिला जिससे कि मोटर, डायनेमो वगैरह हम यूज़ कर पा रहे थे। और इसके वजह से क्या हुआ, लोगों के ऊपर काफ़ी इसका इफेक्ट हुआ, है ना। और जो जो लोग पहले काफ़ी इन्वॉल्व थे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस या इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस में, इन द सेंस कि वो लोग काम मैनुअली करते थे, है ना, अपने हाथ से करते थे, वो काम क्या हुआ उसके बाद से, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद से मशीन से होने लगा, और इसके वजह से लोगों पे काफ़ी इफेक्ट हुआ। ठीक है, तो यही इस क्वेश्चन में बोल रहा है। आप इस आंसर को पढ़ना या आप खुद से भी लिख लेना, है ना। आप लोगों ने पढ़ा है क्लास 10 में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है, इट इज़ ऑफन सेड दैट द वर्ल्ड इज विटनेसिंग नाउ अ सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन which will transform the society as radically as it did the first. List some key contemporary areas of science and technology which are responsible for this evolution. Okay. तो देखो बोल रहा है कि इसमें क्वेश्चन में कि पहले हम लोगों ने पहला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देखा, और ऐसा माना जा रहा है कि अभी सेकेंड वाला चल रहा है, तो क्या होने वाला है भाई, इस पर क्या इफेक्ट हो रहा है ना। तो पहले तो हम इसमें देखेंगे कि भाई क्या क्या हम लोग अभी नया चीज़ डेवलप कर पा रहे हैं, है ना। तो पहला इसमें दिया हुआ है कि फास्ट कंप्यूटर्स है। अब देखो जो हमारा कंप्यूटर है ना, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम लोग कंप्यूटर को और भी डेवलप कर रहे हैं और सुपर कंप्यूटर्स बना रहे हैं। अब सुपर कंप्यूटर में और नॉर्मल कंप्यूटर में क्या डिफरेंस है, जो काम नॉर्मल कंप्यूटर 5 मिनट में करेगा, सुपर कंप्यूटर 5 सेकंड में करेगा, है ना। फिर बायोटेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी का हेल्प से हम नया नया क्रॉप का वेराइटी, मॉडिफाइड क्रॉप, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, है ना, जैसे कि उसका जैसे कि राइस है ना, हम लोग चावल अभी ये फार्मिंग करते हैं ना। अब ये बायोटेक्नोलॉजी आने से क्या होगा कि उसका जो ब्रीड है ना, चावल का जो ब्रीड है या चावल का जो हार्वेस्टिंग वगैरह है ना, उसका टाइम को हम कम कर सकते हैं, उसमें उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको पेस्ट रेजिस्टेंट कर सकते हैं। समझ में आया? ठीक है, इस टाइप से हम बहुत सारा मॉडिफिकेशन कर रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हेल्प से, है ना। तो इससे क्या होगा, इससे जो पहले हुआ था, पहले भी तो कुछ ऐसा ही हुआ था, है ना। पहले भी हम इतना इंडस्ट्रियली एडवांस्ड नहीं थे, और जब इंडस्ट्री काफ़ी एडवांस्ड हो गए तो जो कॉमन पब्लिक जो है ना, उन पे काफ़ी इफेक्ट हुआ, है ना। उनका जो काम करने का जो कैपेसिटी था वो तो उतना ही था, लेकिन मशीन आने के बाद उनको काम नहीं मिल पा रहा था, इसलिए आपस में वो लोग रिवोल्ट कर रहे हैं। तो ऐसा माना जाता है कि भाई अभी भी हम लोग तो काफ़ी नया नया इक्विपमेंट्स बना रहे हैं, तो कहीं फिर से वैसा ही तो नहीं होगा, है ना। तो ये इस क्वेश्चन में ये सब बोला गया है ना। आप इसको पढ़ना और इसको आप अपने हिसाब से ट्राई करना लिखने के लिए। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इस चैप्टर में ऐसा कोई फिक्स्ड आंसर नहीं है,
ये डिपेंड करता है आपका अंडरस्टैंडिंग पे, आप उसको कैसे ले रहे हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि राइट इन अबाउट 100 वर्ड्स ए फिक्शन पीस बेस्ड ऑन योर स्पेकुलेशन ऑन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ द 22nd सेंचुरी, ठीक है। अब देखो बोल रहा है कि भाई अभी तो कौन सा चल रहा है, अभी तो 21st सेंचुरी चल रहा है, ओके। बोल रहा है कि अभी आप इस पे अपना एक एज्यूम करो, है ना, कि अब आज से कुछ साल बाद, है ना, ठीक है, या जो जिस तरीके से साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है तो आगे क्या क्या हो सकता है, ठीक है ना, या अभी का जो हमारा डेवलपमेंट है उस हिसाब से हमारे नेचर पे या हम हमारे जो पब्लिक है, हमारा जो इंडिया का पॉपुलेशन है, इंडिया का रिस्पेक्ट में लिखे तो अच्छा है, अराउंड हमारा इंडिया का पॉपुलेशन अभी कितना है, 135 करोड़ क्रॉस हो रहा है, ठीक है। तो क्या क्या उस पर इफेक्ट होगा या उससे क्या होगा उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसको इसमें जो आंसर से आप उसको देख रहे हैं ना, काफ़ी सिंपल सा इसमें चीज़ है। पहले वाला जो मैंने आंसर बताया उसी को बेस मॉड्यूल बना के आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है अटेम्प्ट्स टू फॉर्मुलेट योर मोरल व्यूज ऑन द प्रैक्टिस ऑफ साइंस, ठीक है। फिर बोल रहा है इमेजिन योर सेल्फ स्टम्बलिंग अपॉन ए डिस्कवरी which has great academic interest but it's certain to have nothing but dangerous consequences for human society. How, if at all, will you resolve your dilemma? क्या मतलब हुआ इसका? देखो बोल रहा है कि attempt to formulate your moral views on the practice of science, है ना। तो मोरल व्यूज़ और जो साइंस है ना उसको कैसे आपको रिलेट करोगे, ठीक है। तो देखो मोरल व्यूज़, इसको मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ अपने साइड से, आप लोग खुद से एक एग्जांपल सोचना, ओके। देखो मोरल व्यूज़ का मतलब क्या होता है और इसको साइंस से कैसे रिलेट करेंगे, है ना। अब जैसे कि हम लोग साइंस का हेल्प से, है ना, बहुत सारा जैसे कि एनिमल्स है ना, उसको हम क्रॉस ब्रीडिंग करते हैं, से फॉर एग्जांपल, है ना। लेकिन क्या ये मोरली करेक्ट है, बताओ आप, है ना। जैसे कि मान लो आप किसी भी एनिमल को, है ना, जैसे सो एग्जांपल में अगर हम ले, जैसे हम ये बॉयलर चिकन खाते हैं, है ना। अब बॉयलर चिकन क्या है भाई, ये नेचुरली तो एग्जिस्ट नहीं था हो रहा था, हम लोगों ने इसको क्या किया, ब्रीडिंग करके आर्टिफिशियली बनाया, है ना। अब देखो आप आर्टिफिशियली जब आप किसी भी चीज़ को बनाते हो तो आप क्या करने का, बेसिकली आप क्या करने का कोशिश करते हो, आप उसका जो नेचुरल कैरेक्टर है किसी भी चीज़ का आप उसको पिनअप करते हो, है ना, उसको उससे आप छेड़छाड़ करते हो, है ना। तो किसी भी ऐसे एनिमल का अगर आप नेचुरल कैरेक्टर को डिस्ट्रॉय करके उसको मॉडिफाई करके और उसमें आप कुछ नया अपने साइड से इनपुट डाल रहे हो जिससे कि आपको फ़ायदा हो रहा है ना, समझ में आ रहा है आपको, तो ये मोरली सही नहीं है ना। अपना फ़ायदा के लिए आप किसी का कैरेक्टर को या किसी का जो नेचुरल सिम्टम है उसको अगर आप डिस्ट्रॉय करते हैं तो ये मोरली कभी भी करेक्ट नहीं है ना। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया अभी ये बॉयलर चिकन का, है ना, ठीक है, हम लोग खाते हैं फ्रिक्वेंटली। तो उसमें क्या होता है, देखो वो जब हम लोग उसको बना लिए तो लोकल चिकन जो होता है उसको ग्रो होने में 6 से 7 महीना, 8 महीना या 9 महीना तक लगता है ना, फुली ग्रो होने में, उसको एडल्ट होने में। लेकिन अब बॉयलर चिकन है भाई 2 महीना 2.5 महीना में भी एक छोटा सा चिक जो है वो 3 किलो 2.5 किलो का हो जाता है ना। अब उसको घर पे लाके आप खाते रहो, ठीक है। तो ये जो है ये मोरली किसी एंगल से करेक्ट नहीं है। हम लोग उसमें मेडिसिन का यूज़ करके या और भी बहुत सारा साइंटिफिक इनोवेशंस है, उसका यूज़ करके हम उसको क्या करते हैं, अपना फ़ायदा के लिए, है ना, हम उसको ग्रो करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में यही बोला जा रहा है। मैंने एक एग्जांपल लिया, आप उसको कुछ दूसरा एग्जांपल लेके एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें बोल रहा है साइंस लाइक एनी नॉलेज कैन बी पुट टू गुड और बैड यूज़ डिपेंडिंग ऑन द यूज़र। बोल रहा है कि साइंस जो है आप इसका जो इनोवेशंस है या इसमें जो टेक्नोलॉजी है इसका यूज़ करके आप कुछ भी अच्छा या बुरा, मतलब दोनों तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बोला कि फॉर्मुलेट योर व्यूज़, अपना व्यूज़ को आप बताइए। नीचे कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है ना, मास वैक्सीनेशन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स टू कर्व एंड फाइनली इरेडिकेट दिस डिजीज फ्रॉम द पॉपुलेशन फ्रॉम क्या बोल रहा है, डिजीज फ्रॉम पॉपुलेशन, हाँ ठीक ही है। दिस हैज़ ऑलरेडी बीन सक्सेसफुली डन इन इंडिया। तो देखो बोल रहा है कि स्मॉल पॉक्स जो है उसमें हम लोग वैक्सीनेशन करते हैं ना, ताकि वो नहीं हो हमारे अगले जनरेशन में या हमको। तो इसमें बोल रहा है इसका आप कुछ बताओ इसके बारे में, क्या ये सही है। तो ऑब्वियसली ये सही है, क्योंकि अगर हम स्मॉल पॉक्स का वैक्सीनेशन या किसी भी
डिजीज़ का वैक्सीनेशन नहीं करेंगे, जैसे इसमें पोलियो भी होता है ना, इसमें आप बहुत सारा एग्जांपल है जिसमें हम बचपन में हमारे पेरेंट्स ने हमको वैक्सीनेशन किया है, तो क्या होगा वो फिर जो स्मॉल पॉक्स है या आपका और भी बहुत सारा डिजीज़ है, वो फिर क्या होगा, हमको फिर हो जाएगा, है ना। अगर हमको हो जाएगा तो फिर हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है, ठीक है, वो काफ़ी वीक हो जाएगा, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स आप समझते हैं, हम लोग सभी एक ह्यूमन रिसोर्स हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम आगे चल के अपने कंट्री का डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्प करने वाले हैं, है ना। अगर हमको मान लो अब किसी बच्चा को छोटा में स्मॉल पॉक्स हो गया या पोलियो हो गया, तो वो पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाएगा, स्कूल अब अच्छे से नहीं जा पाएगा, है ना। उसका ब्रेन का डेवलपमेंट सही से नहीं होगा, उसका फिजिकल डेवलपमेंट सही से नहीं होगा, है ना। तो फिर नहीं कर पाएगा वो, है ना। जो जितना उसका एफिशिएंसी था उस हिसाब से कहाँ वो काम कर पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में बोल रहा है कि टेलीविज़न फॉर नंबर बी, ओके, टेलीविज़न फॉर इरेडिकेशन ऑफ इलिटरेसी एंड फॉर मास कम्युनिकेशन ऑफ न्यूज़ एंड आइडिया। बोल रहा है कि भाई टीवी का जो यूज़ है, तो ऑब्वियस सा बात है भाई, टीवी से हम लोग घर में क्या करते हैं, न्यूज़ देखते हैं। अब हम लोग यहाँ पे अरुणाचल में ईटानगर में बैठे हैं और दिल्ली में क्या हो रहा है ना, फिर बॉम्बे में क्या हो रहा है, बॉम्बे में इधर सीबीआई सुशांत केस में लगा हुआ है, पता है आप लोगों को, सुशांत सिंह राजपूत का जो डेथ हुआ था, है ना। तो उसमें क्या क्या नया नया चीज़ हो रहा है, हम बैठे हैं यहाँ पे और हमको सारा ऑल ओवर इंडिया का न्यूज़ मिल रहा है ना। अब जैसे कि आज यहाँ पे स्ट्राइक होने वाला था, है ना, तो अब यहाँ पे स्ट्राइक है, अब न्यूज़ में लोग बॉम्बे या दिल्ली में या गुवाहाटी में या कहीं भी बैठ के उस चीज़ को देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो इसमें देखो आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिया हुआ है ना। थर्ड वाला में दिया हुआ है कि प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन, देखो ये तो सही नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब भाई बच्चा अभी मम्मी के पेट के अंदर में ही है और उसमें आप पहले ही सेक्स को डिटरमाइन करते हो, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली ये होता है कि ये यहाँ मतलब बहुत सारे हमारे इंडिया में जितने भी स्टेट है, कुछ एक स्टेट है जहाँ पे कि ये ऐसा बहुत लोग फील करते हैं, पता नहीं क्यों फील करते हैं वो, कि फीमेल आर नॉट एज मच सुपीरियर एज कम्पेयर टू बॉयज़, ठीक है। लड़के ही सुपीरियर हैं और किसी भी पेरेंट्स को लड़का ही चाहिए, उनको लड़की नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो वो क्या करते हैं, पहले ही वो उसको डिटेक्ट कर लेते हैं और डिटेक्ट करने के बाद समहाउ उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं पेट के अंदर पे, मतलब जो मदर होती है उनके वॉम में जब बच्चा होता है तभी, ठीक है। तो ये सही नहीं है, ये गलत है कि प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन, ये ऐसा प्रैक्टिस नहीं होना चाहिए, ओके। इसके बारे में आप लोगों को शायद कुछ पता हो तो अच्छा है, अदरवाइज़ आप अपने पेरेंट्स से भी डिस्कस कर सकते हो, है ना। मेरे हिसाब से तो ये सही नहीं है, क्योंकि इससे क्या प्रॉब्लम होता है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कंप्यूटर्स फॉर इंक्रीज इन वर्क एफिशिएंसी। तो देखो कंप्यूटर है तो कंप्यूटर से क्या होगा, इससे हमारा वर्क का एफिशिएंसी कैसे ठीक होता है, इसमें ये चीज़ को बताया गया, तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही है। अब देखो मैं आपको अभी ये लैपटॉप पे बता रहा हूँ, है ना, कि कैसे ये आंसर्स वगैरह, है ना। तो अभी अगर ये चीज़ को मुझे कॉपी पे आपको शो अप करना होता तो शायद मुझे लिखना पड़ता है, या फिर उसको इतना क्लियर हैंड राइटिंग नहीं आता। कल कोई स्टूडेंट बोल रहा था सर हैंड राइटिंग समझ में नहीं आ रहा है, तो ये ऑब्वियस सा बात है कि कंप्यूटर होने की वजह से हमारा जो फंक्शंस है लाइफ में, या हमारा जो लाइफ का जो हमारा डील करने का जो तरीका है वो थोड़ा बहुत मॉडिफाई हो गया है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा मॉडिफाई हो गया है ना, बहुत ज़्यादा मॉडिफाई हो गया है, ठीक है ना। और जैसे आपको भी पता है कंप्यूटर में आप लोग भी गेम वगैरह खेलते हैं या कैलकुलेशन करते हैं, तो इससे काफ़ी हेल्प है, तो कॉमन सा बात है ना, है ना। जैसे कि हम लोग पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ वगैरह लेते हैं ना, क्या होता है उसमें, हम लोग फ़ोटो तो ले लेते हैं, अब मान लो कि कोई थोड़ा सा फ़ोटो किसी का अच्छा नहीं आया, क्या करेगा, उसको फ़ोटोशॉप में ले जाके एडिट कर देगा, है ना, ठीक है। तो इस टाइप से बहुत सारा एग्जांपल्स है, आप अपने हिसाब से इसको मॉड्यूलेट करके लिख सकते हैं, ओके। तो इसमें देखो बाकी सब क्वेश्चंस वैसा ही है, आप इसको एक बार गो थ्रू करो, है ना, और उसको थोड़ा समझने की कोशिश करो, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन का ज़रूरत नहीं है ना। तो मेरे हिसाब से मैंने आपको 11 क्वेश्चंस डिस्कस किया, है ना। बाकी इसमें कुछ और क्वेश्चंस बचा हुआ है, अगर आप में से किसी को भी नेक्स्ट क्वेश्चंस में कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे आप मैसेज के थ्रू मेरे व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, मेरे पर्सनल नंबर पे, है ना, और तो फिर मैं नेक्स्ट वाला जो है उसको भी डिस्कस कर दूँगा, ठीक है। ओके फाइन, थैंक यू।